Bhavani, Thank thank you so you. much, sir. Thank you. Namaste. So, Mr. Bhansle, very, very confident that Absolutely. the MBA is going to win at least 35 seats. Yes, sir. I am sure the next guest will probably say MBA is going to win 45 seats. Yes, yes. Our friend Mr. Nizamuddin Rahim. Yes. निजाम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे क्या बात है साहब, अरे देखिए, क्या अरे क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। सर कांग्रेस की लहर आ रही है, कांग्रेस की लहर शुरुआत कर दिया है हम लोगों ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जबरदस्त बात है। वेरी गुड, वंडरफुल। वो जो पटना में जो रैली हुई भाई, वो देख करके तो मतलब हर एक कोई अचंभित रह गया। अब वो लालू यादव साहब ने क्या वो परिवार की बात कर दी तो लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। आप देखिए ना, लोग कितने आए, लाखों की भीड़। ये कहा जा रहा है कि वो गांधी मैदान पटना का जो है ज्यादातर भरता नहीं है। पता नहीं आप गए कि नहीं, इतना बड़ा है वो, इतना बड़ा है, ज्यादातर बड़ी से बड़ी रैली में भी वो नहीं भरता है। लास्ट टाइम जो भरा था जयप्रकाश नारायण जी की जो रैली थी, सर्वोदय मूवमेंट जो शुरू हुई थी, उसमें भरा था, और अब जा करके भरा है ये कहा जाता है। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि वो परिवारवाद की बात हो गई और हर एक ने कह दिया मोदी का परिवार, उसकी वजह से आज की तारीख में जितने लोग वहां पर दिखे वो उस विषय के बारे में बात नहीं हो रही। निजाम साहब बताएं। नहीं, वो मिशन उन्होंने जो मोदी जी ने एक बात ये कही कि मेरा परिवार, तो उसको परिवार कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उनके वाइफ का खुद का स्टेटमेंट आया है, अगर आपने देखा हो, कि क्या गारंटी देंगे, जिन्होंने मेरे साथ शपथ ली थी उन्होंने गारंटी नहीं दी। तो इस तरह का जो भरोसे वाली बात है, गारंटी वाली बात है, उन सब जगहों पे मोदी जी फेल हो रहे हैं। तो अब जहां जहां वो गारंटी देने की बात करते हैं, जनता खुद निकल कर आ रही है। आप देखिए कि बिहार में उन्होंने जो कर्म किया, जिस तरह से एक अच्छी सरकार में सेंध लगाकर उन्होंने एक पार्ट को अलग किया, दूसरे की सरकार गिराई, फिर अपनी सरकार बनाई, उससे बिहार की जनता जो है वो बहुत आतंकित भी है और उसको नफरत भी हो गई है बीजेपी से। तो आप देखिएगा कि इस बार के चुनाव में जो बिहार का रिजल्ट होगा, शायद देश में सब जगहों से अलग होगा। और बिहार का जो पिछड़ा तबका है और माइनॉरिटीज का जो तबका है, ये सारे के सारे एक होकर जो है वो उस गठबंधन के साथ आ गए हैं, जिसका नेतृत्व वहां पे जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो ये इससे ये लगने लगा है कि अब ये ड्रामेबाजी जो है बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है कि हम कह दिए तो हमने गारंटी दे दिया, क्योंकि जो जो उन्होंने गारंटी दिया आज तक एक भी चीज पूरी नहीं है। इसलिए जनता अब इस गारंटी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। उसके सामने संघर्ष का रास्ता है। लीडरशिप देख रही थी बिहार में, मजबूत लीडरशिप उनको मिल गई है, और खास करके नीतीश जी का चेहरा जो है वो दागदार हुआ है, क्योंकि उससे ये साबित हुआ तोड़ फोड़ से कि वो सत्ता में रहना चाहते हैं किसी भी तरह, चाहे सांप्रदायिक पार्टियां उनको सत्ता में लाएं, चाहे वो अपने आप आए, तो इसलिए वो सत्ता में रहना चाहते हैं। उनका ये सपना भी पूरा नहीं होगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो सरकार भी गिरेगी और उनके लोग भी हारेंगे। 10 साल जो कह रहे हैं, इयर्स ऑफ ट्रांसफर, डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का काल था, ये जो विकसित भारत का काल था, मोदी जी का कहना है। और 25 साल का रोड मैप भी लेके चल रहे हैं। यही नहीं कि 10 साल हमने काम किया, हम 25 साल के रोड मैप भी लेके चल रहे हैं। ये अमित शाह जी हाल ही में मुंबई में थे। इंडिया 2014 से पहले बहुत बुरी हालत, यानी इंडिया वाज डिटेरियोरेटिंग, नेशनल सिक्योरिटी एब्सोल्युटली डाउन, एजुकेशन सेक्टर एब्सोल्युटली डाउन, इनोवेशन डाउन, इकोनॉमी टर्बुलेंट था। अमित शाह जी का कहना है 2014 के बाद ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी उत्पन्न हुआ। इंडिया ग्रोथ के माध्यम से आगे तरक्की के राह पर चलने लगे। ये 30 साल का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कांग्रेस ने किया था, वो मोदी जी ने दूर किया 2014 से। ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। आप सहमत हो निजामुद्दीन साहब? आपको याद होगा, कलावती याद है आपको, पार्लियामेंट में बोल रहे थे अमित शाह जी जी याद कि है। सब जो है मोदी जी ने किया, कलावती का घर बसाने से लेके सारा कुछ कलावती ने किया, कलावती के लिए मोदी जी ने किया। ये अमित शाह का लोकसभा में स्टेटमेंट है। और 1 घंटे के बाद नेशनल चैनल पर कलावती खुद आ गई, इनके झूठ के सारे पोल पिटारे खोल दिया उसने। तो ये दोनों महान झूठे हैं इस देश के। ये कब क्या बोलेंगे और क्या करेंगे इसको कोई नहीं जानता।
अभी आप उनसे पूछिए कि इन 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया। 10 वर्ष एक देश को समृद्ध बनाने के लिए बहुत बड़ा काल होता है। आज तक वो जितनी चीजें हैं उस जमाने की बनी हुई उन चीजों को वो बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी किसान आत्महत्या उसी तरह कर रहा है। खुद सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो आप फ्री का 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है या ऐसा काम आपने नहीं किया है जो आपके डेवलपमेंट के लिए खड़ा हो और आपको कर्ज नहीं लेना पड़े। दूसरी अहम बात जो है, आज की न्यूज आप देखिए कि भारत सरकार के ऊपर विदेशी कर्जा 205 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया। वो कर्जा आज अगर एक भारतीय के खाते में ट्रांसफर किया जाए तो 1,37,000 के करीब एक व्यक्ति का, एक आदमी के ऊपर इतना कर्जा इन्होंने लाद दिया है। 54 साल की तारीख में जो कर्ज नहीं बढ़ा वो कर्ज 10 वर्षों में लाद कर भारत को तबाही की ओर खड़ा कर दिया। इकोनॉमी की बात, अभी आप लोन लेके, कर्ज लेके अगर आप घी पी रहे हैं तो आप ये क्यों समझ रहे हैं कि देश स्वस्थ हो रहा है? जिस दिन गरीब आपका 5 किलो अनाज नहीं लेगा और वो अपने पर भरोसा करके आएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, उस दिन आप ये कह सकते हैं कि हमने, मोदी जी ने 10 वर्षों में सुनहरा शासन लाया। अभी तो आप कुशासन के डगर पर ही हैं। करप्शन में डूबे हुए सारे नेताओं का आप नेतृत्व कर रहे हैं और उनको आप छवि दिखा रहे हैं। अभी आपने आज के एक सांसद को आपने देखा कि पोर्न वीडियो उसने अधिकारियों के ग्रुप में डाल दिया जिसमें लेडी अधिकारी भी हैं। ये इनके सांसद का चरित्र है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने उसको टिकट भी दे दी गई थी और उसने अपना नाम वापस ले लिया। यस, इसी तरह के लोग उनके पास हैं जी, क्योंकि उनका खुद का कोई नेतृत्व नहीं है। ये सारा का सारा कहीं से डील हो रहा है। अगर उनके जो दूसरे साथी हैं जो फाइनेंस करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो अपने हिसाब, अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उदयनिधि स्टालिन, जूनियर स्टालिन को एकदम क्रिटिसाइज किया, जिस प्रकार से बोले कि आप मंत्री हो, आप सनातन धर्म के खात्मे के बारे में कैसे बोल सकते हो, आप ऐसे आपत्तिजनक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हमने यही देखा और हाई कोर्ट ने भी इनको रैप किया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपको कोई आप इतना रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में रह के ऐसे बातें नहीं करना चाहिए जूनियर स्टालिन। और ये इंडिया अलायंस घटक के अहम डीएमके और आगे जाके जिस प्रकार से कंटिन्यूसली अपना कर्नाटक के असेंबली में जिस प्रकार से हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद 3 लोग अरेस्ट हो गए। तो ये क्या चल रहा है निजामुद्दीन जी? ये किया जा रहा है या अपने आप ये चीज हो रहा है, या एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि ये हिंदुत्व के खिलाफ हमको कुछ बोलना है, देश के खिलाफ कुछ बोलना है? कि बीजेपी का ये कहना है कि ये पूरे आप लोग मन में तय है और सब इस प्रकार से कर रहे हो, एक रचनात्मक ढंग से कर रहे हो। निजामुद्दीन जी, देखिए, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करता कि कोई नेता किसी भी चीज के लिए कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करे, लेकिन इसकी शुरुआत किसने किया? नायर साहब। इसकी शुरुआत बीजेपी के मंत्रियों ने ही किया ना। आपने देखा होगा दिल्ली दंगों के दौरान उनके मंत्री खड़े हैं और वो उनके वहां के डीसीपी को गाली दे रहा है, वो कह रहा है कि ये करो आप। उनका विधायक, उनका आमदार, उस पर कितनी कार्रवाई की कोर्ट ने? आपने इनके नेताओं के चरित्र को आपने देखा है ना। अगर कोई आदमी इस तरह का काम करता है आप उस पर कार्रवाई करिए। कोर्ट को पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन को पावर है, लेकिन ये पावर सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं होना चाहिए। क्या इन्होंने जिस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल किया है संसद में, जो पटल पर जिन चीजों को इन्होंने रखा, उसके बाद जिनकी मिमिक्री प्रधानमंत्री करते थे, क्या यह भारतीय संविधान के अनुसार था? क्या देश की संसद में इस तरह की कभी घटनाएं हुई? तो एक तरफ का पहलू देखना ठीक नहीं है। अगर कोई एक राज्य का एक मंत्री कह रहा है और अगर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन जो सत्ता में, केंद्र में और दोनों जगह इंजन की सरकारें लेकर बैठे हैं, वो जो कह रहे हैं उनके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई अब तक? उस पर पूछने वाला अथॉरिटी कौन है? लेकिन यहाँ पर ये बताएं ना सरकार की। निजाम साहब, आज जी प्रधानमंत्री जी उधर गए थे वो संदेश खाली में, और वहां पर महिलाओं की उन्होंने
गाथा सुनी, बड़ी दुखद गाथा जो है। वो कहते हैं वहाँ के जो टीएमसी के जो क्या नाम है उनका, शाहजहां शेख जो हैं, उनके लोगों ने उनको बहुत तंग किया वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा मोदी जी ने उनकी बातें सुनी और ये कहा कि महिलाओं का जहाँ अपमान होगा वहाँ मोदी खड़ा होगा और मोदी बिल्कुल आपके साथ है, आपकी रक्षा करने के लिए। और देश की माताओं और बहनों के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि जब भी मोदी के ऊपर, ये मोदी जी के शब्द हैं, मोदी के ऊपर जब भी हमला होता है मेरी माताएं और मेरी बहनें कवच की तरह मेरे सामने खड़े हो जाती हैं। ऐसा मोदी जी का कहना है। निजाम साहब अब आप बताएं। सर अब इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है मोदी जी के लिए कि उनको बंगाल याद आ रहा है, मणिपुर क्यों नहीं याद आ रहा है? पूरी दुनिया ने इनको जलील किया, पूरी दुनिया ने, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सारी संस्थाएं, सारे एनजीओज ने उन्होंने वो क्या, वो बहनें नहीं थी, वो पत्थर की मूर्ति थी जिनके कपड़े उतार के नंगे घुमाए गए, वो पत्थर की मूर्ति थी कि वो महिलाएं नहीं थी इस देश की? क्या भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री एक राज्य की घटना को अगर वो प्रचार कर रहा है और उसके लोगों की सरकार में अगर वही सेम घटना हो रही है तो प्रधानमंत्री उसमें मौन क्यों है? और उसके अलावा आपने देखा कि जो हमारी बहनें खेलने वाली थी, जो देश का एक सम्मानजनक महिला थी, उनके साथ इनकी पार्टी के सांसद ने क्या किया, पूरा देश देखता रहा, उन पर कार्रवाई किया। उस वक्त बहनों के लिए इनके आंसू याद नहीं आए। तो जो आदमी के दो चरित्र हों, जो अपनी बात दो तरह से करता हो, उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, सारे देश की जनता आपके लिए एक समान होनी चाहिए। अगर आपको बंगाल का की घटना में जाकर दुख होता है और बहनें याद आती हैं तो आपको आना चाहिए कि घटना कुछ जो हुई है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन आपको मणिपुर भी तो जाना चाहिए, मणिपुर पर भी तो आपके शब्द निकलने चाहिए। आपके गृह मंत्री को बर्खास्त करके उसे जेल भेजना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करके मुकदमा चलाना चाहिए। ये सारी घटनाएं इसी देश की है जिसके ये प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह की दो मुही बात करना मैं नहीं समझता किसी राजनेता या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी घटना है साहब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी घटना है, वहां पर भी शायद बीजेपी। उसके अलावा भी आपने इंदौर की घटना देखा होगा कि लड़की के साथ बलात्कार होता है, 9 घंटे तक वो लड़की इंदौर सिटी और ग्रामीण से भागती रही बगैर कपड़ों के। इनकी सरकार थी, किसी दूसरे की सरकार थी क्या? तो इस तरह का चरित्र लोगों के सामने रखने से लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? उनको देखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। निजाम साहब, आपको समझ में आया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी वैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई 11 बार या 12 बार या 23 बार 27 बार जा चुके हैं, ये कहा जाता है, तो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो अब क्या है कि आपका क्रिटिसिज्म, सर ये तो नेशनल मीडिया को चाहिए कि सवाल करे। आज चैनलों पर आपने देखा होगा कि जिस तरह मोदी जी के दुख को प्रकट कर रहा है गोदी मीडिया, वही गोदी मीडिया उस वक्त नहीं था क्या जब पूरा हिंदुस्तान की महिलाएं रोड पर प्रदर्शन कर रही थी और पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी? तो उस वक्त जो है उसका दर्द क्यों नहीं दिखाया गोदी मीडिया ने, क्यों सवाल नहीं उठाया? तो इससे साफ जाहिर है और चाल और चरित्र दोनों अलग अलग हैं, और ये कहने के और करने के अलग हैं, हाथी के अलग, दांत खाने के और दिखाने के। तो निजाम साहब एक सेकंड प्रदीप जी, ये आखिरी सवाल है इस पे। निजाम साहब मैं चाहूंगा अगर आप टिप्पणी करें, क्योंकि अगर मान लीजिए फर्ज करें, आपको आवाज आ रही है ना निजाम साहब? हाँ बोलिए सर। फर्ज करें कि बाराबंकी के रावत साहब जो हैं, जिनका वीडियो अभी निकला है, रावत साहब है ना नाम उनका, रावत ही है नाम, बीजेपी के जो एमपी बाराबंकी के, 2 महिलाओं के साथ हैं, 3 महिलाओं के साथ है, पता नहीं क्या है। फर्ज कीजिए अगर वो कांग्रेस के एमपी होते तो यही आपका मीडिया क्या कर रहा होता इस वक्त, जरा बताएं। अरे सर अब तक मीडिया जो है वो सांसद सदस्य को तो छोड़ दीजिए, पूरे कांग्रेस परिवार पर आरोप लगा देता पूरे, और दिखाता कि ये देखिए। अरे इनके तो आपको याद होगा कि साउथ के एक असेंबली में, चलती हुई असेंबली में इनके विधायक का वीडियो जो है वायरल हुआ था, अगर आपको याद हो। देखने के ये सब बहुत शौकीन है और यही करते हैं। आपने इनकी पुरानी हिस्ट्री निकालिए, आपको सब मिल जाएंगे।
तो उस पर कभी प्रधानमंत्री बोलते नहीं। जितने करप्ट, जितने रेपिस्ट, जितने डकैत इनके यहाँ हैं, कभी इन्होंने उस पर छानबीन नहीं किया और उस पर कभी इनका गृह मंत्री बयान नहीं देते, इनके गृह मंत्रालय कभी उस पर एक्शन नहीं लेते। तो ये तो इनका अपना चरित्र है, जो इनके साथ आता है वो एकदम बढ़िया हो जाता है। मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, आप जो भी विडंबना उन पे फेंकते हो उसमें से वो एकदम उद्धार करके बाहर निकलता है। बीजेपी का कहना, मोदी आपने पहले खून का सौदागर कहा उनको, तो लोग उनको गले में कंधे पर बिठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। चाय वाला बोला तो और भी सत्कार किया लोगों ने, विद्रोह कर दिया और मोदी जी फिर हासिल हो गए। फिर आगे जाके आपने उनको चौकीदार चोर है कह दिया, चौकीदार चोर है। फिर सब लोग ने कहा मैं भी चौकीदार, सब चौकीदार, पूरे बीजेपी वाले सब लोग जितने थे सब चौकीदार अपने स्टेटस में लिख दिए था, मैं भी चौकीदार। और अब आप कह रहे हैं कि कोई परिवार नहीं इनका, तो अब सब ट्विटर अकाउंट पर रखा मोदी परिवार। तो हर ऐसे जो एडवर्सिटी को कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी में बनाते हैं। तो ये क्या है? क्या आप अपॉर्चुनिटीज देते हो उनको, निजामुद्दीन जी? सर देखिए, जो भी इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, भारत उसका परिवार होता है, इसमें कोई इनकार नहीं। अगर वो उनका अगर अपना व्यक्तिगत कोई परिवार है तो इससे घटिया कोई परिवार नहीं हो सकता। जो परिवार का मुखिया है, अपनी मालकिन को गारंटी दे के उसे अपने घर नहीं ला रहा है, इससे घटिया बात क्या होगी? अगर मुखिया की बात कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री का परिवार है तो पूरे देश का परिवार है। तो जो परिवार है, जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से लोगों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, ये इसी परिवार के मुखिया की क्या जवाबदारी बनती है? जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो आपको अच्छे से याद होगा नायर साहब, उन्होंने कहा था 100 दिन में अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो मुझे चौराहे पे खड़ा करना। फिर आपका क्या जवाब सवाल होगा? या उन्होंने कहा था वो किसी चौराहे पे नजर आए क्या 100 दिन में? और ये सब बातें करना, चूंकि बेईमान गोदी मीडिया उनके साथ खड़ा है, इसलिए वो कुछ भी कहते हैं तो वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। ये तो अच्छा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, सच का सच जो है वो बिल्कुल बाहर आ जाता है और आम आदमी कमेंट करके अपनी बात रख देता है। और आपने देखा होगा कि कोई भी अधिकारी अगर जरा सा भी एक्शन लेने के मूड में आता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। जो नेता थोड़ी सी भी इनके विरोध में जाता है, फौरन ईडी वाले को भेज देते हैं, फौरन सीबीआई को भेज देते हैं। इतना दुरुपयोग इस देश में एजेंसियों का कभी हुआ क्या? अगर भारत के कुनबे के वो परिवार के सीनियर हैं तो उनकी जवाबदारी बनती है कि जो घटनाएं हुई हैं उन पर उनके लिए क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या दे रहे हैं, ये दिखाना उनको पड़ेगा अगर वो परिवार के मुखिया हैं तो। आपको लगता है कि मोदी जी देश के बहुत अच्छे मुखिया हैं और देश को अपना परिवार समझते हैं? सर, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता जो क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में लाकर उसका उज्जवल भविष्य बनाने की बात करे, वो देश को क्या देगा? सर आप बताइए ना। आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में सैकड़ों ऐसे करप्ट नेता जिनके ऊपर बड़े बड़े करप्शन के चार्जेज हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने कही, स्वयं गृह मंत्री ने कही, स्वयं उनके मिनिस्टर्स ने कही, और उसके बाद उनके पार्टी में आए तो वो एकदम पवित्र हो गए। ये तो ऐसे ही हो गया कि अमृत जो है इनके पास रखा है, जितने विष वाले आ रहे हैं उसको पिला दीजिए और आने के बाद वो बदल जाएंगे। तो सर ये कहना और करना। सर अपने मित्र के बारे में भी बोल दीजिए ना। सर निजाम साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आपके भी होंगे जरूर, आपके तो लीडर थे, आदरणीय सम्मानीय कृपाशंकर सिंह जी जौनपुर से खड़े हो रहे हैं, उनको आप शुभकामनाएं भेजेंगे या नहीं? सर देखिए, शुभकामना देना तो हमारी परंपरा है, हम अपने दोस्त दुश्मन सबको शुभकामना देते हैं। राजनीति में कोई किसी के साथ हो सकता है। अब ये उनकी अपनी पार्टी की सोच है सर कि उन्हें किसको कहां लड़ाना है। हमने तो अपने ऐसे किसी नेता को टिकट देने के लिए कहीं सिफारिश नहीं की है। अगर कांग्रेस में ऐसा कहीं आपको दिख रहा है तो आप बताएं कि भाई एक आदमी था जिसके ऊपर चार्ज था और उसको कांग्रेस टिकट दे रही है। तो हम तो सबके लिए शुभकामना। जो इस देश में है, हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध तो सर हमारा किसी से नहीं है। तो निजामुद्दीन जी, संभाजी नगर, अमित शाह जी, फडणवीस जी, सब लोग वहां पर थे और उन्होंने कहा कि
पहला काम हमने किया, औरंगाबाद का नाम चेंज कर संभाजी नगर रखा। बोले कि कुछ लोगों को विरोध थे कुछ लोगों को, और वो फिर अमित शाह जी लोगों से पूछे क्या बाणा साहब के वारिस कभी संभाजी नगर का विरोध कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो क्या कहना चाहते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का वारिस कभी भी इसका खिलाफ नहीं हो सकता था। और वो तो ये सिद्ध कर दिया कि एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे जी का आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल थॉट्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या इसको ऐसे समझे हम लोग? सर, मैं 3 दिन पहले संभाजी नगर में था औरंगाबाद में, और 3 दिन पहले मैंने जाकर पूरे औरंगाबाद में देखा, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में था वहां। इस तरह के ड्रामेबाजी करने से, किसी का नाम चेंज कर देने से अगर से क्षेत्र का, देश का डेवलपमेंट होता, अगर विकास होता, तो भारत पे 205 लाख करोड़ का कर्ज नहीं आता, क्योंकि 50 जगहों के नाम आपने चेंज किए हैं। यूपी में आपने दर्जनों नाम चेंज किए, पवित्र नदियों के नाम खाली बाकी रह गए, शहरों के नाम आपने चेंज किए। आपने जहां अयोध्या में भगवान राम की नगरी है उसको आपने बदलकर डिस्ट्रिक्ट नाम किया। अगर नाम बदलने से भारत का भविष्य सुधर जाता तो 2,05,000 करोड़ का ये जो कर्ज है, ये कर्ज कभी नहीं चढ़ता, क्योंकि नाम बदलने से अपने आप इकोनॉमी बदल जाती, नाम बदलने से आपके पास पैसे आ जाते। तो ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है कि जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो इस तरह के काम करता है। तो ये इनके पास और कोई काम नहीं है, कोई साधन नहीं है इनके पास। मोदी जी महिला सशक्तिकरण इस कदर से मोदी जी आगे बढ़ावा दे रहे। बोले 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़, 1 करोड़ यही साल में वुमन। इतना आगे कि हमारा जो महिला है खेती में ड्रोन को उड़ा दे, ड्रोन जो है, ड्रोन ट्रेनिंग दे रहे महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण। वाराणसी में गिर गाय बांट रहे थे, जो 17 लीटर दूध दे देंगे, फिर महिला के अकाउंट खुलेगा और गाय का जो भी है आमदनी, रेवेन्यू, उस महिला को सशक्त करने में उसका उपयोग होगा। यानी एक उत्तम उदाहरण मोदी जी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण, महिला ड्रोन उड़ाने सीखेगी, महिला फाइटर पायलट है, महिला कमांडेंट है, बॉर्डर पे सब जगह महिला सशक्तिकरण, और छोटे छोटे से गांव में गिर गाय देके उनको सशक्त करना। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और आप कहते हैं कुछ काम नहीं हो गया। ये 5 करोड़ 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। नायर साहब, आपको याद है कि भारत नामबिहार जी आपको याद होगा कि भारत की आबादी 140 करोड़ है। 140 में से 3 करोड़ महिलाओं को निकाल दीजिए जिनका उनको बड़ी फिक्र है, जो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछली संसद का जब स्पेशल सत्र हुआ था, उसमें मोदी जी ने महिलाओं के तरक्की के लिए रिजर्वेशन लाया था, आपको याद है ना जी। लेकिन वो रिजर्वेशन भी एक धोखा है। जैसे महाराष्ट्र में आपने अभी इससे पहले जो डिबेट किया होगा, जिस तरह से इस राज्य के मुख्यमंत्री और जारंगे में जंग चल रही है, उसी तरह का मोदी जी ने देश के महिलाओं के साथ भी किया है। उन्होंने रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लाना कि रिजर्वेशन देंगे उनको पार्लियामेंट में, असेंबली में, लेकिन कब देंगे? जब सेंसेक्स होगा, यानी 10 साल 15 साल बाद। यानी मोदी जी के पास वो मंत्र है जो बिरई की तरह काम आता है, जो सांप काटने के बाद लगाया जाता है। तो मोदी जी वही काम कर रहे हैं। अभी भी आपको 3 करोड़ दिखा रहे हैं। जिस देश की आबादी 150 करोड़ पहुंचने वाली हो, 3 करोड़ महिलाओं को एक प्रदेश में 3 करोड़ हो जाएंगी। ये भी धोखा है, ये खूबसूरत धोखा है जो झूठ पर बना है। निजाम साहब, एक चीज तो है, ये मानना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ममता बनर्जी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आम आदमी पार्टी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, और एनडीए की अंडरस्टैंडिंग तो तकरीबन कंप्लीट है। मतलब जो ट्राइडेंट में आप लोगों की मीटिंग चली है उसमें तकरीबन समझौता हो गया है। मुझे लगता है लिस्ट अभी आ जाएगी बहुत जल्दी। तो 3, 4, 5 जगह पे तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया है, और बाकी जगह पे तो आप अकेले लड़ने वाले हैं। राजस्थान में आप अकेले लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ लड़ें, वहाँ पर 1-2 सीट आपको देनी पड़ेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में तो वैसे ही आपका समझौता है, और बिहार में तो वैसे ही इंडिया अलायंस पक्की है पूरी। सर ये बताएं, उत्तर प्रदेश में क्या बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ कोई बातचीत चल रही है, या वो चैप्टर क्लोज है? देखिए, हमारे जो दूसरे एलआई हैं सर, वो मायावती जी के साथ भी संपर्क में है जी, उनसे भी बात हो रही है, और हो सकता है कि चुनाव आते आते तक वो भी हमारे साथ हों।
देखिए सर, ये जो गठबंधन, क्योंकि वो अगर आ जाती हैं, नेताओं की ताकत का गठबंधन नहीं है, वो अगर आ जाती जनता की ताकत का है, गठबंधन है। मेरा ये कहना बहुजन समाज आज पार्टी की अगर जनता आ जाती है तो खुद चाह बहुत रही बहुत है बड़ी कि बात आप है। जो है, जनता आज खुद चाह रही है सर, इसलिए ये गठबंधन सक्सेस हो रहा है। हर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि अगर आप गठबंधन नहीं करेंगे और साथ नहीं जाएंगे तो जनता उन नेताओं को भी माफ करने वाली नहीं है जो इसमें रोड़ा बनते थे। इसलिए आप देखिए कि विपरीत दिशाओं में चलने वाले लोग भी एक दिशा में जा रहे हैं और बिल्कुल शांति के साथ बैठकर इतने सुकून से बंटवारा हो रहा है कि कहीं कोई आवाज नहीं है। और जो कुछ भी मीडिया में थोड़ा बहुत दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने वाले, उनकी जो गोदी मीडिया है, उनकी दलाली कर रही है, वही दिखाते हैं कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ऐसा हो सकता है। ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि देश की जनता इस वक्त बदलाव चाहती है। इसलिए हर दल के नेता को उनकी जनता ने उनको सबक सिखा दिया। लेकिन और यूपी के जो नेता हैं, होगा, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए, कल पहले उत्तर आप प्रदेश में एक डेवलपमेंट हुआ है सर। जी कल आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है। जी, राज भर इनको किस कदर गालियां बकते रहे, मंत्री कल बना उन्होंने दिया। पट्टा पहन लिया और वो मंत्री हो गए। अब क्या जी। जनता उनके साथ आ जाएगी? जी, तो मन- ये मन- मंत्री सब हो गए। आपकी वजह से धोखेबाजी के बने। जो ड्रामे के जो आपकी चल वजह रहे से, हैं आपकी वजह से ना, बने, अरे कांग्रेस और एसपी की वजह से बने हैं ना सर। नहीं, वो बने हैं, लेकिन आप देखिए कि जो आदमी कल तक उनको गालियां बक रहा था, जी। जो समाजवाद की दुहाई दे रहा था, जो देश में वहां मुंबई और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के विरोध बात कर रहा था, आज वो शासन का एक अंग बन के मंत्री हो गया। निजामुद्दीन जी, वाइटल क्वेश्चन, एक मिनट, बहुत वाइटल क्वेश्चन सर, ये डर है मोदी का कि मोदी जी डर गए हैं कि अगर 2 सीट भी मेरी जाती है तो 2 भी लाने के लिए वो किसी न किसी को जोड़ना चाहिए। तो निजाम साहब, उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है, जैसे आप ही के सुल्तानपुर के नेता हैं दीपक सिंह जी हैं, और वो क्या नाम है उनका, क्या है वो, इमरान गोरखपुरी, क्या नाम है उनका, क्या क्या नाम, प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी जो है, इमरान प्रतापगढ़ी, हाँ इमरान प्रतापगढ़ी जो है, बाकी सब लोग भी मिलकर के एक आवाज में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या राहुल इस लड़ बार, रहे हैं अमेठी से चुनाव? हाँ जी सर, चुनाव अमेठी से राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं क्या बात है सर, और रायबरेली से प्रियंका जी लड़ रही हैं। क्या बात है सर, वंडरफुल, confirm है, दैट इज न्यूज, दैट इज फैंटास्टिक। अब पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, निजामुद्दीन जी, प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कर रहे कि कांग्रेस को 2024 छोड़ना चाहिए, बिकॉज वो कुछ होने वाला नहीं है। 2029 का तैयारी करना सर, चाहिए। भविष्यवाणी तो मैं भी करता हूँ कि 400 सीट आएंगी। आगे सुनिए, आगे 2 मिनट आगे। तो और वो कह रहे हैं कि देखो मोदी जी 25 साल का प्लानिंग लेके चल रहे हैं, रोड मैप लेके चल रहे हैं, 2047 को कैसे भारत को विकसित करना है, विश्व गुरु बनाना है, और राहुल गांधी जी अभी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जातियों में हमको बांट रहे हैं। तो कितना सच्चाई है? प्रशांत किशोर जी, हर इंटर टेलीविजन सब जगह चालू है कार्यक्रम कि 2024 छोड़ दो। देखिए सर, आपको अच्छे से याद होगा, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी साल, 1.5 साल, 2 साल पहले तक बोल रहे थे कि बीजेपी 50 साल तक राज करेगी और हम एक साल भी कम नहीं होने वाले। अभी वो 50 से 25 पर आ गए। ये आप ही कह रहे हैं ना कि 25 साल का प्लान लेके आए, तो 50 से 25 पे आ जाएंगे, अमित शाह फिर खुद बोले 25 से 25 साल का पूरा प्लान कर जाएंगे। देखिए सर, ये तो इतना बढ़िया झूठ है। खुद ही कहते हैं मैं 50 साल रहने वाला हूँ, फिर खुद ही कह रहे हैं मैं 25 साल ही रहूंगा, फिर खुद कहते हैं नहीं साहब अब तो हम बस यही शासन करके रिटायरमेंट ले लेंगे। तो ये एक लेकिन एक चीज फैलाने है का काम है सर, एक चीज के ऊपर आपको बधाई देनी होगी कि दिल्ली में जो आप लोगों ने किया है और गुजरात में भी जो आम आदमी पार्टी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, हरियाणा में भी हुई है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। मुझको ऐसा लगता है बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है। जनता की डिमांड है वहां की जनता की, क्योंकि उसकी वजह से बीजेपी में बहुत खलबली है कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए साहब, जो दिल्ली की जो सीटें हैं ना वो बहुत मायने रखती हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 की 7 सीटें जो है पिछली बार बीजेपी ने जीती, हरियाणा में 10 की 10 जीती। अब उसमें से अगर 2 या 3 भी कम हो जाती हैं तो बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। निजाम साहब, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार हरियाणा में वो 0 सीट लाएंगे बीजेपी वाले। 10 में से 10 आपकी, बीजेपी वालों को वहां 0 सीट देंगे, आप देख लीजिएगा। मतलब 9 आपकी, 1 आम आदमी पार्टी की। लेकिन हरियाणा में उनको 0 सीट मिलने वाली है। क्या बात है साहब, चलिए हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह वो साफ हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। क्या बात है। निजाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। और वो जो आपने जो
झंडा लगा रखा है बहुत- कांग्रेस का, माशाल्लाह जबरदस्त। बहुत खूबसूरत। बहुत सर ही ये दिन खूबसूरत। आ गए, अब यही चलेगा देश में। वैसे भी तिरंगा ही है इसी सर। के नेतृत्व में देश आजाद हुआ था, आगे भी यही चलेगा। वैसे भी तिरंगा ही है सर, क्या है Yes, अपना sir. ही है, अपना ही है। यस, चलिए निजाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू सर। Very confident Congress, but I'm really telling you They are. the alliance in Delhi and the alliance in Haryana and the alliance in Gujarat. It's really Gujarat. I don't know how far it will work. It might really work, because if you remember last time, the BJP once did so well only because of the fact that the Aam Aadmi Party ate into the Congress votes. That's what they say. And this time, this coalition is really going to get to the BJP. Of course, the BJP has controlled the party's agitation in Gujarat, as a result of which they've been able to work out quite a few things. Because Hardik Patel has gone over and other people have also gone over. Motwadi has gone. Yes, Motwadi has also gone over, but all the same. But far as you say, sir, if Delhi can be shaken, if And Delhi Bihar. is shaken, where Aam Aadmi Party and the Congress actually roams in and takes all the 7 seats, then BJP is going towards disaster. I लेकिन mean, मुझे समझ में नहीं आ सपने जो है रहा। चकना शुरू हो जाएंगे। I'll tell you what, we'll ask Ruben Mascarenhas is with us. He's the working president